नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का शुभारंभ करने पर कहा कि पिछली सरकार तो केवल पहाड़ों की बात करती थी। इस साइट से हटाई गई चीज़ों का इस्तेमाल NHAI की कई परियोजनाओं और DDA ग्राउंड को समतल करने में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम हर महीने निरीक्षण करेंगे और तीनों लैंडफिल साइटों का दौरा करेंगे। थैंक यू सो मच LG साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर किया। पिछली सरकारें तो केवल बातें करती रही पहाड़ों की, पर पहाड़ का सिरा भी पकड़ नहीं पाई। जो एक्चुअल में यहाँ काम हो रहा है और जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। आज यहाँ से जितना मटेरियल है केंद्र सरकार के NHAI के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको DDA के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। पर आज मैं माननीय LG महोदय को बधाई देती हूँ। जैसे केदारनाथ जी मंदिर पे जब बादल फटा था ना LG साहब, तो एक शिला थी, उस शिला ने उस मंदिर को बचाए रखा कि वो उस बादल का पानी मंदिर को बहा के ना ले जाए। ऐसे ही एक शिला का काम आपने उस सरकार के समय में किया कि इस दिल्ली के प्रांगण को, दिल्ली के मंदिर को आपने बचा के रखा। और एक्चुअल में आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो, जिसपे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। जय हिंद। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने के लिए काम कर रही है। जब अरविंद केजरीवाल अपने घर के पर्दे खरीद रहे थे, तब हमारे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना इन लैंडफिल साइटों का दौरा कर रहे थे। बलसवा लैंडफिल साइट पर अब पौधारोपण अभियान शुरू हो गया है। 2026 तक कूड़े का यह पहाड़ समतल हो जाएगा। जो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था विकसित दिल्ली का, उसको साकार करने पे काम कर रही है हमारी दिल्ली की सरकार। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। आज जो गवर्नर साहब ने बहुत मेहनत करी है। जब केजरीवाल जी अपने घर की किचन पसंद कर रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर के लिए पर्दे खरीद रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर के झूमर खरीद रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर में जकूजी लगा रहे थे, तब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इन कूड़े के पहाड़ों पे आ रहे थे। ये कारण है कि ये 70 एकड़ में जो बलसवा का पहाड़ है, इसको कम करके 25 एकड़ लैंड को रिक्लेम कर लिया गया है। और उस 25 एकड़ में से भी आज 5 एकड़ के ऊपर प्लांटेशन ड्राइव शुरू हुई है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की साथ, माननीय गवर्नर साहब की उपस्थिति में। और इसमें आज 2000 बैम्बू प्लांट लगाए गए हैं। 50,000 से 56,000 इसमें बैम्बू प्लांट लगेंगे। और बाकी की जो पहाड़ है, इसकी 60 मीटर से ऊंचाई कम करके अब लगभग 53 मीटर कर दी है और 17 मीटर और अगले 3 महीनों में, 4 महीनों में कम की जाएगी। 2025 तक आपको एक कूड़े का पहाड़ नहीं दिखेगा। इसका लगभग 70% एरिया खत्म हो चुका होगा और 2026 तक इसको बिल्कुल बराबर कर देना है। इस पे बाकी जैसे 25 एकड़ पे पार्क बन गया है, इस बाकी भी 45 एकड़ के ऊपर पार्क तैयार हो जाएगा। इसी के साथ बाकी भी 3 जो हमारी इसी तरह कूड़े की साइट हैं, उन पर भी ये काम चल रहा है। भारत सरकार, माननीय मोदी जी का बहुत समर्थन, हमें योगदान मिल रहा है। जितना भी यहाँ से रिक्लेम किया मटेरियल है, इसमें से बायोफ्यूल है, इसमें से हार्ड मटेरियल है जो सड़कों में काम आ रहा है, वो NHAI खरीद रही है, फ्यूल फैक्ट्रीज के लिए जा रहा है और पार्कों के लिए जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये भारत सरकार के समर्थन से, उनके योगदान से चल रही हैं। मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको जो दिल्ली पहचान होती थी कूड़े के पहाड़ों के नाम से, अब ये दिल्ली पहचानी जाएगी दिल्ली के पार्कों के नाम से।
और मैं यह भी बताना चाहता हूं, ये काम असंभव नहीं था। लोग हमसे पूछते हैं ये कैसे जी, ये ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल, जब आप में इच्छा शक्ति हो काम की। केजरीवाल जी का प्रायोरिटी क्या थी? अपने घर के झूमर खरीदने। केजरीवाल बाजार जा रहे थे अपने घर के लिए जकूजी लाने। केजरीवाल जा रहे थे पर्दे खरीदने। केजरीवाल जी जा रहे थे सफेद संगमरमर खरीदने। जब आपकी प्रायोरिटी घर बनाना और दफ्तर बनाना था, तो कूड़े के पहाड़ हटाना नहीं था। और एलजी साहब तब यहाँ कूड़े पे पहाड़ों पे खड़े हो रहे थे, यहाँ पे मशीनें लगा रहे थे, यहाँ पे प्लांट लगा रहे थे। इसीलिए मैं आपको आज विश्वास से कहता हूं, दिल्ली विकसित दिल्ली होगी और सबसे पहला काम पोल्यूशन रहित करने के लिए ये कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। ये इम्पॉसिबल जॉब को अगले 1 साल में पॉसिबल करके दिखाएंगे। देखिए, आतिशी जी का प्रोटेस्ट करना उनकी मजबूरी है। ये एक दंगा फसाद पार्टी है। आपदा के साथ साथ लीडर ऑपोजिशन के साथ साथ उनको एक और मिलना चाहिए, दंगा फसाद पार्टी के मुखिया का। वो केजरीवाल जी के पापों के ऊपर पर्दा डालने के लिए लगी हैं। केजरीवाल जी की सख्त हिदायत है कि जो पाप मेरे रोज सामने उजागर हो रहे हैं, आतिशी किसी तरीके उन पर रोको, मीडिया का ध्यान हटाओ। मैं समझता हूं आतिशी जी की नौकरी खतरे में है। मैं आतिशी जी बहन है हमारी, उनकी नौकरी बची रही है, इसके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूं और मैं उनको यह भी आश्वासन देता हूं, आतिशी जी अगर आपको हमारे घर में भी आके प्रोटेस्ट करना होगा, अगर आपकी नौकरी बचती होगी, हम आपको अपने घर में वेलकम करेंगे। आप हमारे घर में आके प्रोटेस्ट करिए। आप केजरीवाल जी को बताइए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप मंत्रियों के घर के अंदर घुस के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आपकी नौकरी बचाने के लिए आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सपा नेता अबू आजमी और कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत ही अपमान की बात है। उन्होंने कहा कि इससे यह बात साफ हो गई है कि ये लोग हिंदू धर्म के संपूर्ण नाश के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। यह दर्शाता है कि ये लोग भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा से कितने नफरत करते हैं। पार्टी के नेता अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। इन बयानों से एक बात और साफ हो गई, जो बुलाने पर भी अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वही आज भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे। यह दर्शाता है कि यह भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा से कितनी नफरत और हिकारत करते हैं। मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 21वीं सदी में जब दुनिया आगे बढ़ने जा रही है, हम न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के साथ 5G रोल आउट और AI की बातें कर रहे हैं, तो उस समय मध्य युग के क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? परिसीमन के मुद्दे पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि परिसीमन आज एक नाजुक विषय है। दक्षिणी राज्यों की दुविधा भी जायज है क्योंकि उन्होंने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है और अगर लोकसभा सीटों के परिसीमन का मानदंड जनसंख्या वृद्धि होगी तो यह उन राज्यों के साथ अन्याय होगा। देखिए, डीलिमिटेशन आज के संदर्भ में बहुत डेलिकेट सब्जेक्ट, इस पर फौरी तौर पर मीडिया में टिप्पणी करना उचित नहीं है। कोई भी हो, सदर्न स्टेट्स की भी चिंता वाजिब है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल का एक गोल इस देश ने निर्धारित किया, क्योंकि बढ़ती आबादी की अपनी दिक्कतें, तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सदर्न स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड बेटर, चाहे कोई भी सदर्न स्टेट्स हो। और अगर सिर्फ आबादी क्राइटेरिया होगी तो सदर्न स्टेट्स अपने को चीटेड महसूस करेंगे। और यहां पॉलिटिकल पार्टी ए और बी का सवाल नहीं है, पूरे सदर्न स्टेट्स का सवाल है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये यूनियन जो है ना, अगर स्टेट्स के बीच में अनिश्चितता होगी, भरोसे की कमी होगी, तो यूनियन कमजोर होगा। उसके संदर्भ में ही डिलिमिटेशन पे कोई चर्चा हो, वैज्ञानिक तरीके से एक संतुलित मानक तय किया जाए।
एमएसएमई क्षेत्र पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में R&AMPD का अहम योगदान है। इसे और आगे बढ़ाने और गति देने की आवश्यकता है। R&AMPD के द्वारा हम इनोवेटिव उत्पाद पर फोकस कर सकते हैं, साथ ही प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इस योजना के तहत 750 से ज्यादा यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है और 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। ये दिखाता है कि अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स अगर उनको अवसर मिले तो वो हर नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में R&D का अहम योगदान है। इसे और आगे बढ़ाने और गति देने की आवश्यकता है। R&D के द्वारा हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं, साथ ही प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हमारी टॉय, फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री के सामर्थ्य को दुनिया जानती है। हम अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को जोड़कर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इन सेक्टर्स में हम ग्लोबल चैंपियन बन सकते हैं और हमारा एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ सकता है। समाजवादी पार्टी की सांसद अवधेश प्रसाद ने सपा नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया पर कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। अगर उन्हें इतिहास की जानकारी होती तो वे ऐसा बयान नहीं देते। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज को जोड़ने और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की बात करती है। एकनाथ शिंदे और को औरंगजेब का इतिहास पढ़ना चाहिए। कि डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे वो। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा है कि हम प्रदर्शन नहीं, इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 8 मार्च को 2500 रुपये की पहली किस्त आएगी। उन्होंने कहा था कि यह मोदी की गारंटी है। हम इंतज़ार कर रहे हैं। आतिशी मार्लेना ने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं 4 दिन के अंदर महिलाओं को पहली किस्त मिले। हम इंतजार कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को 2500 रुपए की पहली किस्त आएगी। मोदी जी ने कहा था, ये मोदी जी की गारंटी है। आज हो गई है 4 मार्च, 4 दिन बाकी हैं। यहाँ पे बिल्कुल यही लिखा है, बस 4 दिन और। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर दिल्ली की सब महिलाओं को
2500 रुपए की पहली किश्त मिलेगी। ऐसी खबर आ रही है कि 8 मार्च को एक कार्यक्रम हो रहा है बीजेपी की तरफ से, उसमें कुछ घोषणा हो सकती है। मोदी जी ने गारंटी दी थी दिल्ली की महिलाओं को कि 8 मार्च को पहली किश्त आएगी। 4 दिन बाकी हैं। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं। यहाँ पे सारी दिल्ली के अलग अलग हिस्से से महिलाएं आई हुई हैं। महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 4 दिन बचे हैं। मोदी जी ने कहा था कि अपने फोन को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लीजिए। कहा था ना मोदी जी ने, उन्होंने कहा था मैसेज आएगा बैंक से कि 2500 रुपए खाते में आ गए। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कि 2500 रुपए 4 दिन में आएंगे। बस 4 दिन बचे। 8 मार्च को उसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति? हम तो इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी झूठ थोड़ी बोलते हैं, पता चल जाएगा। एक झूठ तो वैसे मोदी जी ने बोल दिया। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में पास करेंगे, पहली कैबिनेट में पास नहीं हुआ। अब दूसरी उनकी जो गारंटी थी कि 8 मार्च तक पहली किश्त आएगी, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। आगामी 6 मार्च को मोतिहारी में प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड के वाकरपुर में प्रशांत किशोर का एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे प्रशांत किशोर, जिसके बाद मोतिहारी शहर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशांत किशोर के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने सहरसा के पूर्व विधायक और जन सुराज के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने जिला कार्यालय में जन सुराज के जिले के कोर कमेटी के साथ आगामी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की। साथ ही प्रशांत किशोर के कार्यक्रम को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। जिला हमारे हैं मोतिहारी के संगठन अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, एक्स MLA हम हैं और पार्टी के संगठन के महासचिव हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है प्रशांत किशोर जी का, मोतिहारी जिले में चकिया अनुमंडल में कल्याणपुर प्रखंड के बाकरपुर मध्य विद्यालय खेल मैदान में 6 मार्च को दिन के 1 बजे उद्घोष जनसुराज उद्घोष सभा होगी और उसके तैयारी के लिए हम लोगों ने आज बैठक किया है। निर्णय हुआ है कि उसमें बड़े पैमाने पर लोग उसमें कैसे शिरकत करें। उसके अलावा उनका कार्यक्रम है तो शाम में जब वो सभा खत्म होगी तो शाम में यहाँ डॉक्टर मंजर नसीम हैं जो जनसुराज के कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनके यहाँ उनका इफ्तार पार्टी होगा और फिर रात में 7 बजे शाम से शहर के तमाम बुद्धिजीवियों का उनके साथ बैठक होगा। प्रशांत किशोर जी चंपारण के इलाके से, वेस्ट चंपारण से पदयात्रा शुरू किए थे और 2 साल तक वो पदयात्रा करते रहे और उनका पदयात्रा पूरे देश में राजनीति में मील का पत्थर साबित हुआ। राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने लगी। बिहार में 19 साल से नीतीश कुमार जी भाजपा और राजद के सहयोग से लगातार मुख्यमंत्री हैं। लोगों ने बड़ी अपेक्षा से 15 साल के जंगल राज को हटाने के लिए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उनका 2005 से 2010 जो है वही कार्यकाल ठीक रहा। उसके बाद बिहार विकास के मामले में हर क्षेत्र में पीछे हो गया। बिहार में बेरोजगारी, यहाँ पलायन, बिहार मजदूर का प्रदेश बनना, बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य हेल्थ का है, उन तमाम और खास करके जो अफसरशाही और भ्रष्टाचार है, किसानों की जो समस्या है। तो प्रशांत किशोर जी जब 2 साल पूरे गांव-गांव घूमे तो उनको लगा कि लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास विकल्प नहीं है और विकल्पहीनता में कभी हम लालू जी को वोट देते हैं और कभी हम भारतीय जनता पार्टी NDA को वोट देते हैं। सब लोगों की राय बनी कि भाई जब तक तीसरा विकल्प नहीं होगा तब तक बिहार की बदहाली, बिहार की
जो कुव्यवस्था है, बिहार जो चरम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उससे मुक्ति नहीं मिल सकता है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर अपना विश्वास जताया है और अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी मुख्यमंत्री एक महिला है। उन्होंने कहा है कि वो आज हमसे मिलने आई और आने वाले समय में ये डबल इंजन की सरकार तेज गति के साथ विकास के कार्य करेगी। दिल्ली की जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर सरकार खरा उतरेगी। सबसे पहले तो उनको शुभकामना हमने दिया और भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया और निश्चित रूप से अब दिल्ली में हमारी डबल इंजन की सरकार है और सबसे ज्यादा खुशी की महिला मुख्यमंत्री हैं, तो आज मिलने भी आई और आने वाले समय में चूंकि डबल इंजन की सरकार तेज गति के साथ, दोगुनी रफ्तार के साथ अब विकास के कार्य करेंगे और दिल्ली की जनता ने जो विश्वास जताया है उनके विश्वास पे भी सरकार खरा उतरेगी। और अभी तक जो पूर्ववर्ती सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम, जो भी स्कीम भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाए जा रहे थे उनको उन्होंने लागू नहीं किया था, वो सारे स्कीम्स लागू होंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी आई थी तो कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से जो भी स्कीम चलाई जाते हैं उन सारी स्कीम को लेके भी चर्चा हुई और निश्चित तौर पे ये हम सबका लक्ष्य है और एक मिशन मोड के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे। भारत सरकार का पूरा सहयोग रहेगा और जब डबल इंजन की सरकार में दिल्ली के लोगों ने जो विश्वास जताया है तो तेज रफ्तार के साथ कार्य भी होंगे। देखिए, झारखंड प्रदेश में आज बजट पेश किया और ये बिल्कुल निराशाजनक बजट है। आम लोगों के हित का ख्याल नहीं रखा गया, न युवाओं के हित का ख्याल रखा गया, न किसानों का, न ही महिलाओं का। बिल्कुल ये बजट आईवास है। इन्होंने चुनाव के समय बहुत ही बड़े बड़े वादे किए, बहुत ही घोषणा किया, लेकिन सारा का सारा बिल्कुल फिसड्डी निकला। और देखें तो ये एक तरह से मतलब न किसान को देखा गया, किसानों के हित की बात की गई। उन्होंने रसोई गैस जो है, गैस सिलेंडर 450 रुपया में देने का उन्होंने वादा किया था, चुनाव के समय वादा किया और तुरंत सरकार बनते ही इस सरकार के द्वारा ये वादा भी उन्होंने भुला दिया। और युवाओं के लिए रोजगार की, नौकरी की बात की, इस बजट में कहीं भी कोई प्रावधान उसका नहीं किया गया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये बहुत ही निराशाजनक बजट है और इस बजट से राज्य की आम जनता को कहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव में घोषणा किए और इस बजट में अगर हम देखें तो कहीं भी उसका 1% भी उन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की, जिक्र नहीं की। ये सरकार बिल्कुल राज्य के हित के लिए नहीं बल्कि ये सरकार अपने हित के लिए काम कर रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।